हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सुनने वाले हैं हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग की ऑडियो बुक के बारे में, जिसमें आज जो हम चैप्टर की ऑडियो बुक सुनने वाले हैं उसका नाम है प्रिसिपिएशन। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम जो आज टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिसिपिएशन ये होता क्या है, इसके फॉर्म्स के बारे में, जिसमें हम सुनेंगे कि रेनफॉल क्या होता है, स्नोफॉल क्या होता है, ड्रिजल क्या होता है, स्लीट क्या होता है और ऐसे ही हील, ये सब होते क्या है। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रिसिपिएशन, जिसमें हम 4 प्रकार के प्रिसिपिएशन को सुनेंगे। सबसे पहले आ जाता है जिसमें ओरोग्राफिक, कॉनकैटिव, फ्रंटल और साइक्लोनिक प्रिसिपिएशन। तो ये सारे हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ प्रिसिपिएशन, यानी कि प्रिसिपिएशन जो होता है उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे साइट सिलेक्शन ऑफ रेन गेज के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेन गेज, जिसमें हम देखेंगे रिकॉर्डिंग रेन गेज, जिसमें आ जाएगा टिपिंग बकेट रेन गेज, वेचिंग बकेट रेन गेज, नेचुरल साइफोन रेन गेज और आईएमडी। उसके बाद हम देखेंगे रेन गेज नेटवर्क क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज ये होता क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डाटा, जिसमें हम 2 मेथड देखेंगे, अर्थमेटिक मेथड और नॉर्मल रेशियो मेथड। जिसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डाटा, जिसमें हम हाइटोग्राफ, मास कर्व, इनके सब के बारे में सुनेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मीन और एवरेज रेनफॉल ये होता क्या और उसके मेथड कौन कौन से हैं, जिसमें हम देखेंगे अर्थमेटिक मेथड, टिन्सन पॉलीगन मेथड, आइसोहाइट मेथड। नेक्स्ट हम देखेंगे वेटनेस इंडेक्स। और उसके बाद लास्ट टॉपिक हम देखेंगे ड्राउट, जिसमें हम कवर करेंगे मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट और एग्रीकल्चरल ड्राउट। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। हाँ, तो सबसे पहले बात आती है प्रिसिपिएशन, यानी कि होता क्या है। तो एटमॉस्फेयर से पानी की जो भी फॉर्म सरफेस पर आती है उसे हम प्रिसिपिएशन कहते हैं। और एटमॉस्फेयर से किस किस फॉर्म में आ सकता है, तो एटमॉस्फेयर में वाटर आता है, वो रेनफॉल के फॉर्म में आ सकता है, स्नोफॉल के फॉर्म में आ सकता है, ड्रिजल के फॉर्म में आ सकता है, स्लीट के फॉर्म में आ सकता है, ग्लेज के फॉर्म में आ सकता है या फिर हेल के फॉर्म में आ सकता है। तो इन सब फॉर्म का पृथ्वी पर आने की प्रोसेस जो होती है उसे किस नाम से जानते हैं, प्रिसिपिएशन के नाम से जानते हैं। इनमें से सबसे पहले रेनफॉल और स्नोफॉल जो होता है उसका ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि इतनी सारी जो फॉर्म्स हैं इनमें से रेनफॉल और स्नोफॉल जो होता है इनका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होता है। इनमें से भी रेनफॉल और स्नोफॉल में से भी स्नोफॉल जो होता है वो प्रिसिपिएशन का मुख्य फॉर्म है। तो रेनफॉल का मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्पेस एंड टाइम के साथ बदलता रहता है। तो आपने देखा भी होगा कि रेनफॉल जो होता है वो स्पेस और टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। यानी कभी घंटे में ज़्यादा आएगी, किसी घंटे में कम आएगी, किसी प्लेस पर ज़्यादा आएगी, किसी प्लेस पर कम आएगी। तो रेनफॉल का मैग्नीट्यूड जो होता है स्पेस और टाइम के साथ बदलता रहता है। उसके बाद बात आती है रेनफॉल ही होता क्या है। इंडिया में प्रिसिपिएशन जो होता है उसका प्रिंसिपल फॉर्म जो होता है रेनफॉल होता है। यानी प्रिसिपिएशन जो होता है उसको ही हम रेनफॉल के नाम से जानते हैं। प्रिसिपिएशन को रेनफॉल के रूप में ड्रॉपलेट के रूप में दर्शाया जाता है। और ड्रॉपलेट जो होता है उसका साइज इंपॉर्टेंट है। उसका साइज होता है 0.5 से 6 mm के बीच में होता है। तो ड्रॉपलेट का साइज बहुत बार पूछा हुआ है कि ड्रॉपलेट का साइज कितना होता है, तो ड्रॉपलेट का साइज होता है 0.5 से 6 mm के बीच में। रेनफॉल जो होता है उसको डेप्थ एंड इंटेंसिटी के रूप में दर्शाया जाता है। रेनफॉल जो होता है उसको अगर हमें बताना हो कि कितनी रेनफॉल हुई है तो उसको हम या तो बताएंगे डेप्थ के फॉर्म में कि वहाँ पर 5 सेंटीमीटर बारिश हुई है, या फिर इंटेंसिटी के रूप में कि जो बारिश हो रही है वो 1 सेंटीमीटर प्रति आवर हो रही है, फिर 5 सेंटीमीटर प्रति आवर हो रही है, या फिर 10 सेंटीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से हो रही है। तो रेनफॉल को डेप्थ या फिर इंटेंसिटी के रूप में दर्शाया जाता है। और इसके बेसिस पर रेनफॉल को 3 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले बात आ जाती है लिटिल रेनफॉल। अगर रेनफॉल जो हो रही है 0 से 2.5 mm प्रति आवर के बीच में हो रही है तो हम कहेंगे कि वो रेनफॉल कैसी लिटिल रेनफॉल है। अगर रेनफॉल इंटेंसिटी 2.5 से 7 mm प्रति आवर है तो हम कहेंगे कि मीडियम रेनफॉल है। और अगर ग्रेटर देन 7.5 mm प्रति आवर है तो हम कहेंगे कि रेनफॉल जो है वो हैवी है या फिर लार्ज रेनफॉल है। रेनफॉल जो होता है उसको नापने के लिए मेनली रेन गेज जो होता है उसका यूज़ करते हैं। अब बात आ जाती है कि हमने जो इतनी सारी फॉर्म पढ़ी थी प्रिसिपिएशन की, रेनफॉल की, तो उनकी एक एक बारे में जान लेते हैं कि वो होती क्या है। सबसे पहले बात आ जाती है स्नो। तो ये क्या होती है कि एक प्रकार का सॉलिड आइस का क्रिस्टल है, जिसकी डेंसिटी जो होती है वो 0.06 से 0.15 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या फिर एवरेज बोले तो इसकी एवरेज डेंसिटी जो होती है 0.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि स्नो क्या होती है, ये एक प्रकार का सॉलिड आइस क्रिस्टल होता है जिसकी एवरेज डेंसिटी जो होती है 0.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। बात करते हैं ड्रिजल। ये क्या होता है, रेनफॉल का फाइन स्प्रिंकल ड्रॉपलेट जिसका साइज 0.5 mm से भी कम होता है उसे ड्रिजल कहते हैं। और इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो होती है 1 mm प्रति आवर से भी कम होती है। यानी कि ड्रिजल क्या होती है, ये ड्रॉपलेट होती है जिसका साइज जो होता है 0.5 mm से भी कम होता है और इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो होती है 1 mm प्रति आवर से भी कम होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक तो साइज 0.5 mm से भी कम और एक इंटेंसिटी 1 mm प्रति आवर से भी कम। उसके बाद आ जाती है ग्लेज। ग्लेज क्या होता है कि जब रेनफॉल जो हो रही है वो किसी कोल्ड एरिया में हो रहा है, फिर कम टेम्परेचर वाले एरिया पे हो रही है, तो जो रेन ड्रॉप है वो सरफेस पर आते ही फ्रीज हो जाती है, यानी कि जम जाती है। और जमी हुई जो रेनफॉल है इसको हम ग्लेज या फिर फ्रीजिंग रेन के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर रेनफॉल जो हो रही है वो कोल्ड एरिया या फिर जहाँ पर टेम्परेचर कम उस एरिया में हो रही है तो फिर रेन जो होती है वो जम जाती है सरफेस पर आती है, तो उसे किस नाम से जानते हैं, ग्लेज या फिर फ्रीजिंग रेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात आ जाती है हेल। ये क्या होता है, हेल जो होता है बर्फ का इरेगुलर साइज का लंप होता है जिसके साइज जो होती है 8 mm से भी बड़ा होता है। यानी कि इरेगुलर साइज का बर्फ का ढेला होता है जिसका साइज जो होता है 8 mm से बड़ा होता है। उसके बाद लास्ट फॉर्म आ जाती है स्लीट। ये क्या होता है, ये एक प्रकार की मेल्टिंग स्नो है। उसके बाद बात आ जाती है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिएशन। ये क्या टाइप ऑफ प्रेसिपिएशन जो होता है मेनली 4 प्रकार का होता है। ओरोग्राफिक प्रेसिपिएशन, कॉनकैटिव प्रेसिपिएशन, फ्रंटल, और तीसरा और लास्ट आ जाएगा अपने पास साइक्लोनिक प्रेसिपिएशन। पहले हम बात कर लेते हैं वेपर प्रेशर। ये क्या होता है, जब सराउंडिंग एयर मास जो होता है वो ओशन के वाटर को वेपर की फॉर्म में बदलता है तो वेपर जो प्रेशर लगाती है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। उसके बाद बात आ जाती है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कहते हैं, जब ये एवोपरेशन की प्रोसेस लगातार चलती रहती है, यानी कि सराउंडिंग एयर जो होती है वो सैचुरेटेड होती है, इस समय वेपर जो प्रेशर लगाता है उसे सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, टाइप ऑफ प्रेसिपिएशन। इससे सबसे पहले बात आ जाती है ओरोग्राफिक प्रेसिपिएशन। ये क्या होता है,
ये जो प्रेसिपिटेशन होता है, ये जो क्लाउड्स होते हैं उनका कोई नेचुरल बैरियर जो होता है जैसे माउंटेन, इनसे टकराने के कारण जो रेनफॉल होता है उसे ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यानी कि इस प्रेसिपिटेशन में बाधा लाइक माउंटेन प्रेसिपिटेशन के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें एयर जो होती है अधिक ऊंचाई तक उठती है, माउंटेन प्रेजेंट होने के कारण प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ज़्यादातर हिली एरियाज में जो होता है ये ओरोग्राफिक टाइप का प्रेसिपिटेशन होता है। इंडिया में रेनफॉल का मुख्य कारण यही प्रेसिपिटेशन होता है। दूसरा आ जाता है कॉन्केटिव प्रेसिपिटेशन। ये क्या होता है? यह प्रेसिपिटेशन जो होता है वो जब होता है जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। इसमें एयर मास के हीट होने के कारण वह अर्थ की सरफेस के ऊपर चल जाती है जहाँ पर उनका संघनन होता है और बारिश बन जाती है, जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये जो होता है मेनली स्मॉल एरिया को कवर करता है। इसकी इंटेंसिटी जो होती है बहुत हाई होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति आवर। तो ये जो कॉन्केटिव होता है किससे होता है? ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। स्मॉल एरिया को कवर करता है और इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति आवर। उसके बाद आ जाती है फ्रंटल। ये क्या होता है? एक प्रकार का साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन का भाग है। फ्रंटल में जो होता है दो एयर मास का इंटरफेस होता है। इसमें दो एयर मास चलते हैं साइड बाय साइड, हॉट एयर मास और कोल्ड एयर मास अपोजिट डायरेक्शन में, और जब ये दोनों मिक्स होते हैं और इनका संघनन होता है तो हमें प्रेसिपिटेशन प्राप्त होता है। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन जो होता है मेनली दो प्रकार का होता है। एक होता है कोल्ड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन और दूसरा होता है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। और सबसे अब लास्ट बात आ जाती है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। तो ये जो प्रेसिपिटेशन होता है ये मेनली प्रेशर के डिफरेंस के कारण होता है। साइक्लोन जो होते हैं मेनली लो प्रेशर जोन होते हैं जिनमें विंड जो होती है वो सर्कुलर पैटर्न में चलती रहती है। साइक्लोन का जो सेंटर होता है उसे हम आई के नाम से जानते हैं, और आई का जो डाया होता है वो लगभग 100 से 200 किलोमीटर की रेंज का होता है। यूएसए में इसे हैरिकेन और साउथ अफ्रीका में इसे टाइफून कहते हैं। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन भी दो प्रकार के होते हैं, साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक। साइक्लोनिक क्या होगा? नॉर्थ में प्रेशर जो है एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में क्लॉकवाइज है, तो इस प्रकार का प्रेसिपिटेशन जो होगा उसे साइक्लोनिक कहेंगे। अगर नॉर्थ में प्रेशर जो चल रही है वो क्लॉकवाइज और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज है तो इसे एंटी साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कहेंगे। उसके बाद बात आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो प्रेसिपिटेशन का मुख्य सोर्स है। साउथ वेस्ट का जो मानसून होता है ये 75% कंट्रीब्यूट करता है, जिसे समर मानसून के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है जून से सितंबर के बीच में होता है। उसके बाद आ जाती है पोस्ट मानसून। ये क्या होता है? ये अक्टूबर से नवंबर में होता है और ये कहाँ पे होता है? बे ऑफ बंगाल से इसकी स्टार्टिंग होती है। उसके बाद आ जाती है विंटर मानसून। ये जो होता है ये दिसंबर से फरवरी के बीच में होता है। इंडिया में साइक्लोन जो होते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आ जाता है मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन जो होता है उसको मेनली डेप्थ की टर्म्स में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि 1 किलोमीटर स्क्वायर के कैचमेंट में 1 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है तो ये 1 सेंटीमीटर जो इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। रेनफॉल को मेजर करने के लिए मेनली रेन गेज, प्लोमीटर, ओम्ब्रोमीटर या फिर हाइटोमीटर जो होता है इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है साइट सिलेक्शन ऑफ रेन गेज, यानी कि जहाँ पे हम रेन गेज लगा रहे हैं तो उसकी साइट सिलेक्शन हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें IS कोड जो है 1987 ने स्पेसिफिकेशन दी है। इसका IS कोड कौन सा है? 1987। कि जो हम रेन गेज स्टैब्लिश करेंगे रेनफॉल मेजर करने के लिए वो ग्राउंड जो होता है वो खुला होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट लगाए जाने वाला एरिया में कम से कम 5.5 इंटू 5.5 मीटर की ओपन स्पेस होनी चाहिए। अगर रेन गेज इंस्ट्रूमेंट के पास कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो उसे रेन गेज को उस ऑब्स्ट्रक्शन से 30 मीटर या फिर 2 गुना हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जो भी ज़्यादा उससे दूर रखना चाहिए। तो ये बात आ गई साइट सिलेक्शन ऑफ रेन गेज की। उसके बाद बात आ जाती है टाइप ऑफ रेन गेज। तो मेनली दो प्रकार के रेन गेज होते हैं, एक होता है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज और एक होता है रिकॉर्डिंग रेन गेज। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। ये क्या होता है? ये ऐसे रेन गेज होता है जिनके द्वारा रेनफॉल को मेजरमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं किया जाता है, तो उसे नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज कहते हैं। ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साइमंस रेन गेज और दूसरा होता है IMD रेन गेज। उसके बाद बात आ जाती है रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। तो ये जो रेन गेज होते हैं इसमें रेनफॉल को समय के साथ साथ इनका वेरिएशन जो होता है उसको मेजर करना आसान होता है, यानी कि ये जो रेन गेज होते हैं ये समय के साथ रेनफॉल को मेजर करते हैं। ये जो होते हैं मेनली 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आ जाती है फ्लूट टाइप या फिर नेचुरल साइफोन, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरा आ जाता है टिपिंग बकेट रेन गेज, तीसरा आ जाता है वैचिंग बकेट रेन गेज, हो जाता है रडार। तो फ्लोट टाइप या फिर नेचुरल साइफोन जो होता है इसमें जो ग्राफ बनता है जिसकी सहायता से हम रेनफॉल मेजर करते हैं वो बनता है एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ किस कौन से मेथड में किन किन के बीच में बनता है। तो फ्लोट टाइप या फिर नेचुरल साइफोन जो होता है उसमें ग्राफ जो बनता है वो बनता है एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में। टिपिंग बकेट जो रेन गेज होता है इसमें जो हम ग्राफ बनाते हैं वो बनता है रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में। वेसिंग बकेट जो रेन गेज होता है उसमें जो ग्राफ बनता है वो बनता है अकुमुलेटेड रेनफॉल और टाइम के बीच में। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये रेन गेज का एक सेटअप है जिसको कंक्रीट ब्लॉक जो है जिसका साइज जो है 60 इंटू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब उसके ऊपर लगाते हैं। उसके ऊपर ये केसिंग दे रखी है। जो विड्थ होती है वो होती है 127 mm या फिर 12.7 सेंटीमीटर। उसकी हाइट जो होती है वो होती है लगभग 300 mm या फिर 30 सेंटीमीटर। इसके अंदर ग्लास बोतल है जिसके ऊपर फनल लगा होता है। सबसे पहले बात आ जाती है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज की, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल जो था वो दो प्रकार के थे, साइमन रेन गेज और IMD रेन गेज। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइमन रेन गेज की। तो साइमन रेन गेज जो होता है उसकी हाइट जो होती है वो इंपॉर्टेंट है, 30 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है हाइट? 30 सेंटीमीटर। इंडिया में नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज के रूप में मुख्य रूप से साइमन रेन गेज जो होता है उसका ही यूज किया जाता है। इंडिया में प्रतिदिन रेनफॉल को 8:30 बजे मेजर किया जाता है और इसमें रेनफॉल की हम डेप्थ को मेजर करते हैं जिसको बाद में हम वॉल्यूम में फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्नोफॉल के दौरान अगर हम यानी कि इसी रेन गेज से रेन प्रेसिपिटेशन के साथ साथ अगर हम स्नोफॉल को मेजर कर रहे हैं तो फनल ग्लास बोतल को रिमूव कर देते हैं, यानी कि डायरेक्ट मेटल की जो केसिंग होती है उसमें स्नो को कलेक्ट किया जाता है। इस समय अगर इसे स्नोफॉल को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ में लाया जा रहा है तो इसे हम स्नो गेज के नाम से जानते हैं। मैसोनरी के ब्लॉक का जो साइज होता है वो लगभग 600 इंटू 600 इंटू 600 mm क्यूब होता है।
नेक्स्ट बात आ जाती है IMD। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रेन गेज। तो IMD के अनुसार गिलास की बोतल की जगह जो होता है फाइबर या फिर रेनफोर्स पॉलिस्टर की बोतल का यूज़ कर सकते हैं। IS 5225-1969 के अनुसार IMD के रेन गेज का कलेक्टर का जो साइज होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि IMD के रेन गेज का जो कलेक्टर का साइज होता है वो कितना होता है? वो होता है या तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कलेक्टर का साइज कितना होता है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है एज पर IS 4986 1968 नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज की इंस्टॉलेशन और कैलकुलेशन करने में यूज होता है। यानी कि IS 4986 1968 जो होता है वो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज जो उनकी इंस्टॉलेशन और उनको कैलकुलेट करने के लिए यूज में आ जाता है। रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज समय व रेनफॉल के मध्य कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग देते हैं। उसके बाद बात आ जाती है रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज की, जिसमें 4 प्रकार के रेन गेज है। टिपिंग सबसे पहले आ जाता है फ्लोट टाइप या फिर नेचुरल साइफोन, फिर आ जाता है टिपिंग बकेट, वेचिंग बकेट और लास्ट में आ जाता है रडार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टिपिंग बकेट रेन गेज की। तो ये जो होता है फनल के नीचे 2 बकेट के अरेंजमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें रिसीवर का डाया जो होता है वो होता है 30.5 mm और बकेट की कैपेसिटी 0.25 mm। इंपॉर्टेंट है कि रिसीवर का डाया कितना होता है 30.5 mm और बकेट की कैपेसिटी कितनी होती है 0.25 mm। ये जो रेन गेज होता है ये मेनली हिली या फिर माउंटेनियस या फिर इनएक्सेसिबल एरिया जो होता है वहाँ पर यूज किया जाता है। ये रेनफॉल की इंटेंसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्रोवाइड करता है। ग्राफ किसके बीच में? रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में। ये जो होता है हाइटोग्राफ के कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करता है। ये इंटेंस रेनफॉल के समय एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। ये रेन गेज स्लो का मेजरमेंट भी नहीं करता है। ये रेन गेज सिंपल और ड्यूरेबल होता है। टिपिंग बकेट रेन गेज की बात करें तो इसमें फनल और 2 बकेट का अरेंजमेंट होता है, जिसमें रिसीवर का डायल होता है वो होता है 30.5 mm, बकेट की कैपेसिटी होती है 0.25 mm। इसे हिली माउंटेनियस या फिर इनएक्सेसिबल एरियाज जो होता है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसमें रेनफॉल की इंटेंसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्रोवाइड करता है। हाइटोग्राफ के कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करता है। एक्यूरेट जब इंटेंस रेनफॉल हो रही है तो ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। ये स्नोफॉल का मेजरमेंट भी नहीं करता है और ये सिंपल या फिर ड्यूरेबल रेन गेज। ये बात हो गई टिपिंग बकेट रेन गेज की। उसके बाद बात कर लेते हैं वेजिंग बकेट रेन गेज। तो इसमें क्या होता है? इसमें बकेट वेट लेने वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर स्प्रिंग के अरेंजमेंट से लगी होती है। जब बकेट रेनफॉल वाटर से भर जाती है तो उसका वेट इंक्रीज हो जाता है और वेटिंग प्लेटफॉर्म डाउनवर्ड हो जाता है। यानी कि इसमें जो हमारी बकेट होती है वो स्प्रिंग वाले प्लेटफॉर्म से जुड़ी होती है। जैसे जैसे उसमें वेट बढ़ता जाता है तो स्प्रिंग से लगे होने के कारण वो दबती है, जिसपे पेन अटैच होता है और वहाँ पे ही ग्राफ होता है। तो जैसे ही ये बकेट ऊपर नीचे होती है तो जो ग्राफ पेपर है वहाँ पर रिकॉर्डिंग रीडिंग्स जो होती है यानी ग्राफ प्लॉट हो जाता है, जिसकी सहायता से हम रेनफॉल को पता कर सकते हैं कि कितने टाइम में कितना रेनफॉल हो रहा है। ये एक्यूमुलेटेड रेनफॉल प्रोवाइड करता है, यानी कि इसमें रेनफॉल जो होता है वो धीरे धीरे जुड़ता जाता है। इस प्रकार का रेनफॉल हमें प्राप्त होता है। ये हमें मास्क कर्व के ऑर्डिनेट प्रोवाइड करता है। इसे हम एक्यूमुलेटेड रेनफॉल जैसे टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करके निकालते हैं। यानी कि वेटिंग बकेट रेनफॉल में जो ग्राफ बनता है वो बनता है एक्यूमुलेटेड रेनफॉल और टाइम के बीच में। ये स्नोफॉल का भी मेजर कर सकता है। नेक्स्ट बात आ जाती है फ्लोट या फिर नेचुरल साइफोन की। इसका मैकेनिज्म सिंपल होने के कारण से इंडिया में अधिकतर यूज़ किया जाता है। ये मास्क कर्व प्रोवाइड करता है। इस रेन गेज की स्पेसिफिकेशन जो है IS 5235 के अनुसार है। इस रेन गेज की लोकेशन को रेनफॉल की डेप्थ के अनुसार लिया जाता है। इस स्नो का मेजरमेंट नहीं करता। इसमें रेन गेज की हाइट जो होती है वो होती है 165 सेंटीमीटर। यानी कि फ्लूट या फिर नेचुरल साइफोन जो होता है इसको मेनली यूज़ किया जाता है इंडिया में। ये मास्क कर्व प्रोवाइड करता है। इसकी स्पेसिफिकेशन जो है IS 5235 के अनुसार है। इसमें रेनफॉल की जो लोकेशन होता है वो रेनफॉल की डेप्थ के अनुसार लेते हैं और ये स्नो का मेजरमेंट नहीं करता है। तो ये सारी बात हो गई फ्लूट या फिर नेचुरल साइफोन के बारे में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले बात आ जाती है स्नो स्टैक्स। ये क्या होता है? इसका यूज़ मेनली स्नोफॉल को मेजर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आ जाती है स्नो बोर्ड। ये जो होता है 40 सेंटीमीटर का एक बोर्ड होता है जिसका यूज़ स्नो का सैंपल लेने के लिए किया जाता है। उसके बाद आ जाती है स्नो ट्यूब। तो स्नो ट्यूब जो होती है वो स्नो के एक्यूमुलेशन के लिए यूज़ में लाई जाती है। तो स्नो स्टैक्स जो होता है वो स्नोफॉल को मेजर करने के लिए, स्नो बोर्ड स्नो का सैंपल लेने के लिए और स्नो ट्यूब जो होती है वो स्नो को एक्यूमुलेशन यानी कि भरने के लिए, सैंपल को कलेक्ट करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। नेक्स्ट बात आ जाती है रेन गेज नेटवर्क। क्या होता है? लार्ज एरिया की रेनफॉल को निकालने के लिए रेन गेज का नेटवर्क को इंस्टॉल किया जाता है। यानी कि अगर हमें लार्ज एरिया का रेनफॉल निकालना है तो हमें नंबर ऑफ रेन गेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसे रेन गेज नेटवर्क के नाम से जानते हैं। रेनफॉल की इंटेंसिटी का पता करने के लिए 10% रेन गेज जो होते हैं वो सेल्फ रिकॉर्डिंग टाइप के होने चाहिए। यानी अगर हमें किसी भी एरिया का करेक्ट रेनफॉल पता करना है तो उसमें लगभग 10% जो रेन गेज है वो रिकॉर्डिंग टाइप के होने चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है बहुत बार। उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है यदि किसी बड़े एरिया का औसत रेनफॉल लेना है तो उस एरिया में रेन गेज के स्टेशन भी अधिक होते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, जितना बड़ा एरिया होगा उसमें रेन गेज स्टेशन की जो नीड होगी वो भी उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एज पर IS 4987 1968 या फिर IMD के अनुसार कितने कितने रेन गेज कौन कौन से एरियाज में रिक्वायरमेंट है। तो कोड इंपॉर्टेंट है एज पर IS 4987 1968। अगर प्लेन एरिया की बात कर रही है तो फिर 520 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गेज स्टेशन यूज़ में लाया जाता है। अगर इंटरमीडिएट रीजन है जिसका एलिवेशन लेस देन 100 मीटर है तो हमें 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर के लिए एक रेन गेज स्टेशन की नीड होती है। अगर वहीं हिली रीजन है तो हमें 130 किलोमीटर स्क्वायर के लिए एक रेन गेज की नीड होती है। स्पेसिफिकेशन IS
4987 1994। ऊपर वाला जो था वो था 4987 1968 और अब जो बात कर रहे हैं वो है 4987 1984। तो ये जो कोड है ये बताता है कि अगर हमें प्लेन एरिया के लिए रेनफॉल मेजर करना है तो हमें 750 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गेज स्टेशन इंस्टॉल करना होगा। अगर हम हिली एरिया का रेनफॉल मेजर कर रहे हैं तो हम 100 से 250 किलोमीटर स्क्वायर पर एक रेन गेज को स्टैब्लिश करना होगा। अगर हम एरिड रीजन की बात कर रहे हैं तो 1500 से 10,000 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गेज स्टेशन की हमें रिक्वायरमेंट होगी रेनफॉल को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट बात आ जाती है ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेन गेज। ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेन गेज क्या है कि किसी भी एरिया का एक्यूरेट रेनफॉल मेजर करने के लिए हमें जितने रेन गेज स्टेशन की नीड होती है उसे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किया जाता है, सबसे पहले हम एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालते हैं। तो एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पी एवरेज या फिर पी बार से इसको डिनोट करते हैं, वो होता है P1 + P2 P3 अप टू Pn अपॉन में n। यानी कि जितना भी रेनफॉल हो रहा है उनको हम जोड़ देंगे, जितने भी स्टेशन हैं उनका भाग दे देंगे तो हमारे पास एवरेज निकल कर आ जाएगा। यदि किसी एरिया में रेन गेज पहले से लगे हैं तो उसे हम एग्जिस्टिंग रेन गेज के नाम से जानते हैं। हम उस एरिया में जितने रेन गेज होने चाहिए एक्यूरेट रेनफॉल को मेजर करने के लिए उसे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज कहते हैं। सबसे पहले हमने निकाला था पी एवरेज ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज के लिए। उसके बाद हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन पी बार माइनस पी आई का होल स्क्वायर अपॉन में n माइनस वन। क्या होता है? अंडर रूट समेशन पी बार माइनस पी आई का होल स्क्वायर अपॉन में n माइनस वन। तीसरे स्टेप में हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसे सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा परसेंटेज सीवी बराबर सिग्मा अपॉन में पी बार इंटू में 100, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में एवरेज प्रेसिपिटेशन इंटू में 100। उसके बाद लास्ट हम निकालेंगे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज जो होता है उसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CV अपॉन में E का होल स्क्वायर। CV क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और E क्या है? स्टैंडर्ड एरर। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो उसको लेते हैं और अगर नहीं गिवन है तो इसे हम एज्यूम करते हैं 10%। और इसका जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको अलग से डाल रखा है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है रेनफॉल को मेजरमेंट में एरर जो होती है वो 10% कंसिडर करके चलते हैं, आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट बात आ जाती है एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डाटा। अगर इसमें हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेशन में उस साल मिसिंग रेनफॉल का डाटा कैलकुलेट करते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई एक एरिया है जहाँ 4 रेन गेज स्टेशन लग रहे हैं और वो 2000 में हमने इंस्टॉल किया था और वो 2000 से 2022 तक चारों के चारों स्टेशन जो है वो रीडिंग दे रहे थे, जिसकी सहायता से हम जो है रेनफॉल मेजर कर रहे थे। लेकिन कोई साल यानी कि मान लीजिए सन 2023 में एक स्टेशन ने काम कर दिया बंद, तो जिससे कि उसका जो रेनफॉल है वो हो गया मिस। तो इसे किस नाम जानते हैं? मिसिंग रेनफॉल डाटा। तो इसे ही हम मिसिंग रेनफॉल डाटा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे एवरेज प्रेसिपिटेशन। ये क्या होता है? यह किसी छोटे समय के लिए सामान्यतः एक ईयर में औसत वर्षा होती है जिसमें कोई पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर कंसिडर करते हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म के पीरियड का लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी लगभग एक साल में जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसे हम एवरेज प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और एवरेज प्रेसिपिटेशन को हम डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होता है? इसमें लॉन्गर ड्यूरेशन लगभग 30 साल में किसी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का औसत होता है, इसे नॉर्मल रेनफॉल भी कहते हैं। किसी पर्टिकुलर साल में मिसिंग रेनफॉल को डाटा निकालने के लिए मेनली 2 मेथड यूज किए जाते हैं। पहला मेथड है अर्थमेटिक मेथड और दूसरा है नॉर्मल रेशियो मेथड। अर्थमेटिक मेथड जो होता है उसमें मिसिंग स्टेशन का रेनफॉल निकालने के लिए उसका फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है Px बराबर P1 + P2 अप टू Pn अपॉन में n। वही जो नॉर्मल रेशियो मेथड होता है वहाँ पर रेनफॉल का डाटा निकालने के लिए जो फॉर्मूला जाता है वो जाता है Px बराबर nx अपॉन में m ब्रैकेट स्टार्ट P अपॉन में na प्लस में Pb अपॉन में nb अप टू Pm अपॉन में nm। यहाँ पर Pm यहाँ पर सबसे पहले बात आ जाती है Px, ये क्या है? प्रेसिपिटेशन ऑफ मिसिंग स्टेशन। उसके बाद बात आ जाती है m, ये क्या होता है? नंबर ऑफ वर्किंग रेन गेज स्टेशन। कौन सा है? वर्किंग रेन गेज स्टेशन। और लास्ट बात आ जाती है nx, ये क्या होता है? नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ मिसिंग स्टेशन। अब हमारे पास मिसिंग रेनफॉल को निकालने के लिए मेथड तो 2 है, एक है अर्थमेटिक मेथड, दूसरा है नॉर्मल रेशियो मेथड। तो इसको यूज़ कब करना है? जब नॉर्मल रेनफॉल जो उसका वेरिएशन लेस देन 10% है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? अर्थमेटिक मेथड। वहीं जब नॉर्मल रेनफॉल जो है उसका वेरिएशन ग्रेटर देन 10% है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? नॉर्मल रेशियो मेथड। तो मिसिंग रेनफॉल को कैसे निकालते हैं अगर आपको ये सीखना है तो मैंने यूट्यूब पर अलग से वीडियो डाल रखी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डाटा। तो रेनफॉल जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली 4 मेथड जो होते हैं वो यूज़ किया जाता है। सबसे पहला मेथड है हाइटोग्राफ, दूसरा मेथड है मास कर्व, तीसरा मेथड है पॉइंट रेनफॉल और चौथा है मूविंग एवरेज। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइटोग्राफ। ये क्या होता है? इसे रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के मध्य ड्रॉ किया जाता है। यानी कि हाइटोग्राफ जो होता है वो रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के मध्य ग्राफ जो होता है वो बताता है। मास कर्व का स्लोप जो होता है हाइटोग्राफ के ऑर्डिनेट प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट है कि मास कर्व का जो स्लोप होता है वो हाइटोग्राफ के ऑर्डिनेट प्रोवाइड करता है। इस प्रकार हाइटोग्राफ जो होता है इसे मास कर्व से डिवाइड किया जाता है। ये जो होता है एक प्रकार का बार चार्ट होता है, यानी कि बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हाइटोग्राफ के लिए टिपिंग बकेट रेन गेज जो होते हैं वो यूज आते हैं। हाइटोग्राफ के अंदर का एरिया किसी कैचमेंट एरिया के टोटल प्रेसिपिटेशन को इंडिकेट करता है। तो हाइटोग्राफ जो होता है उसमें जो ग्राफ बनता है वो मेनली रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में बनता है। मास कर्व का जो स्लोप होता है वो हाइटोग्राफ के ऑर्डिनेट प्रोवाइड करता है। हाइटोग्राफ को मास कर्व से ड्राइव किया जाता है, इसे बार चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हाइटोग्राफ के लिए टिपिंग बकेट रेन गेज जो होता है उसका यूज किया जाता है और हाइटोग्राफ के अंदर का एरिया किसी भी कैचमेंट एरिया के अंदर टोटल प्रेसिपिटेशन को इंडिकेट करता है। ये सारी बात हो गई हाइटोग्राफ की।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं मास कर्व। ये क्या होता है? ये ऐसा कर्व होता है जो कि रेनफॉल के एक्यूमुलेशन टाइम के बीच में ड्रॉ किया जाता है, यानी कि मास कर्व जो होता है वो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल और टाइम के बीच में ड्रॉ किया जाता है। वेचिंग बकेट या फिर फ्लोट टाइप या फिर जिसे हम नेचुरल साइफोन के नाम से जानते हैं, वो दोनों के दोनों यानी कौन कौन से? वेचिंग बकेट रेन गेज और फ्लोट या फिर नेचुरल साइफोन रेन गेज, ये दोनों जो रेन गेज होते हैं इस मास कर्व जो होता है उसके प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। मास कर्व का जो स्लोप होता है वो रेनफॉल इंटेंसिटी को प्रोवाइड करता है। तो ये बात हो गई मास कर्व की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं DAD। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। इसकी DAD की फॉर्म क्या होती है? डेप्थ एरिया ड्यूरेशन। इसके अलावा पॉइंट रेनफॉल, मूविंग एवरेज, फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडी, इनका यूज भी रेनफॉल के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात आ जाती है कैलकुलेशन ऑफ मीन और एवरेज रेनफॉल, यानी कि मीन या फिर एवरेज रेनफॉल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए मेनली 3 मेथड जो होते हैं उनका यूज किया जाता है। कौन कौन से? अर्थमेटिक मेथड, थिनसन पॉलीगल मेथड और आइसोहाइट मेथड। सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्थमेटिक मेथड। जब किसी कैचमेंट एरिया के स्टेशन में रेनफॉल का वेरिएशन जो हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है तो हम मेनली अर्थमेटिक मेथड का यूज करते हैं। यदि कंट्री फ्लैट है, प्लेन है और रेन गेज जो होता है समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है तो हम इसका मेथड का यूज करते हैं। ये जो होता है सिंपल और कम एक्यूरेट मेथड है जो यूनिफॉर्म रेनफॉल में के मेजरमेंट में यूज किया जाता है। तो अर्थमेटिक मेथड जो होता है इसका यूज जब करते हैं जब रेनफॉल का वेरिएशन बहुत कम हो, रेनफॉल जो होते हैं समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो, और ये जो मेथड है कम एक्यूरेट है जो कि यूनिफॉर्म रेनफॉल को मेजर करता है। ये बात हो गई अर्थमेटिक मेथड की। तो इससे एवरेज रेनफॉल कैसे निकालते हैं? तो इसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला जो होता है पी एवरेज, वो हो जाता है P1 + P2 P3 अपॉन प्लस में Pn अपॉन में n, यानी जितने भी स्टेशन पर प्रिसिपिटेशन निकालना है उसमें हम टोटल नंबर ऑफ स्टेशन का भाग देकर सिंपली एवरेज करके एवरेज रेनफॉल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है थिनसन पॉलीगन मेथड। इस मेथड में प्रत्येक स्टेशन पर उसके एरिया के वेटेज के अनुसार रेनफॉल को रिकॉर्ड किया जाता है। यदि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है तो मेनली हम थिनसन पॉलीगन मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड में एरिया का ये जो मेथड होता है ये एरिया के वेटेज को बताता है कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे वेटेज एरिया मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला रहता है वेटेज फैक्टर का। उसका फॉर्मूला क्या है? वेटेज फैक्टर बराबर AI अपॉन में A। इसके बाद इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारा एरिया जहाँ पर स्टेशन लगे रहे उन सभी स्टेशन को आपस में स्ट्रेट लाइन के द्वारा आपस में इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं कि वो इंटरसेक्ट ना करें। इसके बाद प्रत्येक स्टेशन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्शन डालेंगे। उसके बाद प्रत्येक स्टेशन का वेटेज फैक्टर निकालकर एवरेज प्रिसिपिटेशन निकालते हैं। तो एवरेज प्रिसिपिटेशन निकालने का इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा P1A1 प्लस में P2A2 प्लस में P3A3 अप टू Pn अपॉन में PnAn अपॉन में A1 प्लस A2A3 अप टू An। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रिसिपिटेशन निकालने का। नेक्स्ट लास्ट मेथड हमारे पास आ जाता है वो है आइसोहाइटल मेथड। तो आइसोहाइट लाइन ऐसी लाइन होती है जो कि इक्वल रेनफॉल के मैग्नीट्यूड या डेप्थ को दर्शाती है। यानी कि आइसोहाइट मेथड जो होता है इसमें पूछ लेता है कि आइसोहाइट क्या होती है। तो सेम रेनफॉल पॉइंट या फिर सेम रेनफॉल के डेप्थ वाले पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? आइसोहाइट कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है और गुप्ता में इसका क्वेश्चन भी है। और ये जो आइसोहाइट मेथड ये अर्थमेटिक और थिनसन दोनों से एक्यूरेट है। तो एवरेज प्रिसिपिटेशन निकालने के जो तीनों मेथड थे, अर्थमेटिक मेथड, थिनसन पॉलीगन मेथड और आइसोहाइट मेथड, इसमें सबसे एक्यूरेट कौन सा है? तो वो आइसोहाइट मेथड। उससे कम एक्यूरेट है थिनसन पॉलीगन मेथड और सबसे कम एक्यूरेट है अर्थमेटिक मेथड। तो ये आपको याद रखना है एक्यूरेसी का ऑर्डर। इसमें जो एवरेज प्रिसिपिटेशन निकालते हैं पी एवरेज, उसका फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं P1 प्लस P2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई A1 प्लस में P2 प्लस P3 अपॉन में 2 इंटू में A2 अप टू Pn-1 प्लस में Pn अपॉन में 2 इंटू में An-1 के डिवाइड में हो जाएगा A1 प्लस A2 अप टू An। तो इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रिसिपिटेशन निकालने का। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। जब रेनफॉल के ट्रेंड में अचानक से परिवर्तन आता है तो इसे हम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। ये इनकंसिस्टेंसी जो होती है मेनली 2 रीजन के कारण आती है। अगर इकोसिस्टम में चेंज हो रहा है, अगर ऑब्जर्वर के द्वारा डाटा एंट्री में कोई गड़बड़ी कर दी गई है, यानी कि रेनफॉल का जो अगर लगातार बारिश आ रही है तो उसमें अचानक से जो ट्रेंड में जो परिवर्तन हो, यानी कि एकदम से या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो उसे हम किस नाम जानते हैं? इनकंसिस्टेंसी के नाम से जानते हैं। ये मेनली 2 रीजन की वजह से होती है, या तो इकोसिस्टम में चेंज होने के कारण या फिर ऑब्जर्वर के द्वारा गलत डाटा रिकॉर्ड करने के कारण। अब ये जो डबल मास कर्व होता है इसका यूज मेनली इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए किया जाता है। और डबल मास कर्व जो बनता है इसमें दोनों एक्सिस में एक्यूमुलेटेड रेनफॉल को लिया जाता है, यानी कि डबल मास कर्व जो होता है वो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस एक्यूमुलेटेड रेनफॉल के मध्य बनता है और ये इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने में यूज में आ जाता है। कौन सा? डबल मास कर्व, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाता है वेटनेस इंडेक्स। वेटनेस इंडेक्स क्या होता है? वेटनेस इंडेक्स होता है रेनफॉल इन ए पर्टिकुलर ईयर अपॉन में एवरेज एनुअल एवरेज रेनफॉल। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेटनेस इंडेक्स का रेनफॉल इन ए पर्टिकुलर ईयर अपॉन में एनुअल एवरेज रेनफॉल। वेटनेस इंडेक्स जो है वो लेस देन 100 हो रहा है तो हम उस ईयर को बोलेंगे बैड ईयर। अगर वेटनेस इंडेक्स जो है वो लगभग 100 के बराबर है तो उस ईयर को बोलेंगे हम नॉर्मल ईयर। और अगर वेटनेस इंडेक्स ग्रेटर देन 100 है तो उस ईयर को बोलेंगे हम गुड ईयर, यानी कि वहाँ पर रेनफॉल सही हो रही है। 70% वेटनेस इंडेक्स का मतलब है 30% रेनफॉल डेफिशिएंसी है। उसके बाद बात आ जाती है ड्राउट, यानी कि सूखा। ये क्या होता है? सामान्यतः ड्राउट को बताने के लिए नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 का यूज़ किया जाता है। ड्राउट जो होते हैं मेनली नेचुरल डिजास्टर होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट और एग्रीकल्चरल ड्राउट। सबसे पहले बात आ जाती है मेट्रोलॉजिकल ड्राउट।
यदि रेनफॉल जो होता है वो नॉर्मल रेनफॉल से 25% या उससे ज़्यादा कम हो जाता है तो उसे हम मेट्रोलॉजिकल ड्राउट के नाम से जानते हैं। इसमें भी 3 प्रकार के ड्राउट। तो सबसे पहले बात आ जाती है नॉर्मल ड्राउट। अगर रेनफॉल 25% से कम हो रहा है तो उसे नॉर्मल ड्राउट कहेंगे। अगर रेनफॉल 26 से 50% के बीच में कम हो रहा है तो उसे मॉडरेट ड्राउट कहेंगे। अगर रेनफॉल 50% से कम हो रहा है तो उसे सीवियर ड्राउट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। किसी भी हाइड्रोलॉजिकल इवेंट जैसे रिवर, स्ट्रीम, रिजर्वायर में वाटर का लेवल यदि डिफाइंड लेवल से कम हो जाता है तो उसे हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं। और लास्ट आ जाता है एग्रीकल्चर ड्राउट। यदि क्रॉप के प्रोडक्शन में पानी की कमी हो रही है तो इसे एग्रीकल्चर ड्राउट के नाम से जानते हैं। इसे AI के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है PET माइनस AET अपॉन PET इंटू में 100। यहाँ पर PET जो होता है वो होता है पोटेंशियल एवोपोर ट्रांसपिरेशन और AET जो होता है वो होता है एक्चुअल इवेपोर ट्रांसपिरेशन। अगर एरिडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो वो जो रीजन होगा वो होगा नॉन एरिड। अगर एरिडिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 से 25 के बीच में आ रही है तो हम उस रीजन को कहेंगे माइल्ड रीजन। अगर एरिडिटी इंडेक्स की वैल्यू 26 से 50 के बीच में आ रही है तो हम उस रीजन को कहेंगे मॉडरेट एरिड रीजन। और अगर एरिडिटी इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 50% आ रही है तो इसको हम कहेंगे सीवियर एरिड रीजन। कि एरिडिटी इंडेक्स जो होता है उसको प्लैमर इंडेक्स या फिर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। और मेट्रोलॉजिकल ड्राउट से अफेक्टेड एरिया अगर 20% से अधिक है तो उसे शुष्क साल या फिर ड्राउट ईयर के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज ये था हमारा चैप्टर प्रेसिपिटेशन। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।